हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SRE 2400 जो कि बात करता है रिव्यू इंगेजमेंट के बारे में। दैट इज़ द इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो बच्चों आपका प्रैक्टिशनर होगा वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए कंपनी का। जो प्रैक्टिशनर होगा वो कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे हम ऑडिटर नहीं बोलते, हम यहाँ पे हर जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिशनर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ये रिव्यू इंगेजमेंट है तो जो आपका प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है, वो कोई ऑडिट ओपिनियन नहीं देता, वो कंक्लूजन बताता है। और यहाँ पे हम इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इंक्वायरी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है प्रैक्टिशनर का टू ऑब्टेन ए लिमिटेड अश्योरेंस बाय कंडक्टिंग द इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हुआ एज पर द एप्लीकेबल FRA। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम SRE 2400 में हम पहले देखेंगे इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, उसके बाद परफॉर्मेंस, उसके बाद रिपोर्टिंग। इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में पहला टॉपिक है आपका इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में, मतलब ये बेसिकली एग्जाम में आपका आया नहीं है बट अभी आ सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ए क्लाइंट। तो यहाँ पे आपका मेमोरी टेक्निक है इन लूजर नॉट सेटिस्फाई। मेरे साथ बोलो, इन लूजर नॉट सेटिस्फाई। इन से आपका दो है, इन दैट इज इंफॉर्मेशन नीडेड और ए इंटीग्रेटेड। इंफॉर्मेशन नीडेड और इंटीग्रेटेड LOS, दैट इज द लिमिटेशन ऑन द स्कोप लगा दिया मैनेजमेंट TCWG ने, या फिर एथिकल रिक्वायरमेंट ER का मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट। और लास्ट में होगा आपका नॉट सेटिस्फाई। देखते हैं इंफॉर्मेशन नीडेड। देखो, हो सकता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी प्रैक्टिशनर को वो अवेलेबल नहीं है, या फिर वो अवेलेबल भी तो है लेकिन वो रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल है। उसके बाद हो सकता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट हो प्रैक्टिशनर को, या फिर मैनेजमेंट और TCWG क्या कर रहा हो, लिमिटेशन लगा रहा हो प्रैक्टिशनर के स्कोप पे, लिमिटेशन ऑन द स्कोप लगा रहा हो। तो इस केस में क्या हो सकता है, प्रैक्टिशनर दे सकता है डिस्क्लेमर कंक्लूजन। और जो आपका एथिकल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस है वो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर सेटिस्फाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाई। क्या सेटिस्फाई नहीं है कि बेसिकली देयर इज़ ए लॉजिकल पर्पस ऑफ इंगेजमेंट, मतलब ये जो रिव्यू इंगेजमेंट करना ये लॉजिकल नहीं है, ये ऐसा प्रैक्टिशनर को लगता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट TCWG ने क्या लगा दिया, लिमिटेशन लगा दिया प्रैक्टिशनर के स्कोप पे, या फिर प्रैक्टिशनर का जो नाम है वो यूज़ किया जा रहा है इन अप्रोप्रिएट वे में, या फिर जो इंगेजमेंट है वो किया जा रहा है लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन लॉ एंड रेगुलेशन कहता है कि आपको रिव्यू नहीं करवाना, आपको क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। इसके बाद जो रिव्यू इंगेजमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस केस में जो प्रैक्टिसर है वो रिकमेंड कर सकता है मैनेजमेंट को कि आप अनदर टाइप ऑफ द इंगेजमेंट कर सकते हो, लाइक द ऑडिट या फिर कंप्लाइंस इंगेजमेंट। तो पहला देखते हैं इन्फॉर्मेशन नीडेड इज नॉट अवेलेबल और अनरिलायबल, या फिर देयर इज अ डाउट अपॉन द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, या फिर मैनेजमेंट TCWG इम्पोज ए लिमिटेशन ऑन द स्कोप, मतलब लिमिटेशन ऑन द स्कोप विच मे लीड टू गिव ए डिस्क्लेमर कंक्लूजन, या फिर जो भी आपका एथिकल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस वो सेटिस्फाई नहीं है, आर नॉट सेटिस्फाई, या फिर नॉट सेटिस्फाई क्या दैट क्या सेटिस्फाई नहीं है, देयर इज अ लॉजिकल पर्पस ऑफ द इंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट और TCWG क्या कर रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है प्रैक्टिशनर के स्कोप पे। मैनेजमेंट TCWG इम्पोज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का जो नाम है वो इन अप्रोप्रिएट वे में यूज़ किया जा रहा है, प्रैक्टिशनर नेम आर यूज इन अप्रोप्रिएट वे। उसके बाद इंगेजमेंट इज डन टू कंप्लाई लॉ एंड रेगुलेशन, बट लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर एन ऑडिट। उसके बाद नॉट सेटिस्फाई डैट, क्या सेटिस्फाई नहीं है कि जो रिव्यू इंगेजमेंट करना वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसा प्रैक्टिशनर को लगता है। तो प्रैक्टिशनर क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं मैनेजमेंट को। सो प्रैक्टिशनर में रिकमेंड अनदर टाइप ऑफ द इंगेजमेंट टू द मैनेजमेंट, दैट ऑडिट या फिर कंप्लाइंस इंगेजमेंट। उसके बाद बच्चों हम देखने वाले प्री कंडीशन क्या है। प्री कंडीशन क्या है SRE 2400 में प्री कंडीशन। तो बच्चों प्री कंडीशन वो कंडीशन होते हैं जो कि फुलफ़िल करने पड़ते हैं ऑडिट करने से पहले। ऑडिटर जो ऑडिट करेगा ना उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो प्री कंडीशन है फुलफ़िल होना चाहिए। ये जो प्री कंडीशन है वो सेम है जो कि हमें SA 210 में हम देखते हैं, एग्रीइंग द टर्म ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट में जो हम प्री कंडीशन देखते हैं सेम टू सेम वैसा ही है। और यहाँ पे क्या है कि बस आपको प्रैक्टिशनर यूज़ करना है ऑडिटर की जगह, और ऑडिट की जगह आपको यूज़ करना है रिव्यू। तो क्या प्री कंडीशन है, दो प्री कंडीशन है। पहला डिटरमाइन करना है कि जो FRFF क्या वो एक्सेप्टेबल है, और ऑब्टेन करना है रिटर्न एग्रीमेंट मैनेजमेंट और TCWG से कि वो एक्नॉलेज कर रहे और अंडरस्टैंड कर रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना है एंटिटी में। उसके बाद ऑडिटर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो भी ऑडिटर मांग रहा है, ऑल इन्फॉर्मेशन, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या फिर जो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस पे जो है वो भी प्रोवाइड करवाना।
तो टू प्री कंडीशन क्या है, डिटरमाइन वेदर FRF इज एक्सेप्टेबल, ऑब्टेन करना रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट TCW दैट दे एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द इंटरनल कंट्रोल, और टू प्रोवाइड द ऑडिटर ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्स। उसके बाद हम परफॉर्मिंग वाला टॉपिक हम देखने वाला है। यहाँ पे पहला है आपका इंक्वायरी। क्या है इंक्वायरी? है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें आपको निमोनिक्स याद रखना है। इन फ्रॉड में MCA RC, मेरे साथ बोलो, इन फ्रॉड में MCA RC। इनका मतलब इन्फॉर्मेशन, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, एन का मतलब नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो IN सीकिंग इन्फॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और फ्रॉड में क्या आएगा आपका, F से फ्रॉड, R से रिलेटेड पार्टी, A से अकाउंट एस्टिमेट, और D से आपका डाउट अबाउट गोइंग कंसर्न। ME चैट मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, और MCA, M का मतलब मैटर्स, E से कम्युनिकेशन, A से एक्शन, और RC रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी। अब इसको डिटेल में देखते हैं। इंक्वायरी में क्या होता है, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं नॉलेजेबल पर्सन से, वो चाहे एंटिटी में हो या फिर आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरी में क्या लिखेंगे हम, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। उसके बाद प्रैक्टिशनर जो है वो मांग सकते हैं नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रैक्टिशनर में आस्क फॉर द नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंक्वायरी में क्या देखेंगे, इंक्वायरी में हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं। इंक्वायरी में भी अबाउट किसके बारे में, फ्रॉड के बारे में, रिलेटेड पार्टी के बारे में, अकाउंट एस्टिमेट के बारे में, डाउट अबाउट द गोइंग कंसर्न, और जो भी इवेंट अकर हुआ है बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट डेट के बीच में, इवेंट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट और ए गोइंग कंसर्न असेसमेंट के बारे में। उसके बाद हम बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है इंक्वायरी में। क्यों? क्योंकि वो इंक्वायरी का पार्ट होता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंक्वायरी बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंक्वायरी। उसके बाद हमने लिखा था MCA, M का मतलब मैटर, C का मतलब कम्युनिकेशन, A का मतलब एक्शन। मैटर, कम्युनिकेशन एंड एक्शन। तो प्रैक्टिशनर में इंक्वायरी, प्रैक्टिशनर इंक्वायरी करेगा। प्रैक्टिशनर में इंक्वायरी अबाउट मैटर जो कि मिला है, कब मिला है, जब अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा था। मैटर फाउंड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन किससे, रेगुलेटरी अथॉरिटी से, कम्युनिकेशन फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद एक्शन और डिसीजन जो कि मैनेजमेंट और ओनर ने लिया अपने मीटिंग में, एक्शन एंड डिसीजन टेकिंग इन द मीटिंग ऑफ द ओनर एंड TCW। उसके बाद अब इनकन्सिस्टेंसी अगर कोई भी प्रैक्टिशनर को पता चला है तो प्रैक्टिशनर उसको डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद वो चेक करेगा रीजनेबलनेस और कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट के रिस्पांस का, कि मैनेजमेंट क्या वो रीजनल टाइम पे क्या कर रही है, रिस्पांस कर रही है, और कंसिस्टेंसी बेस पे क्या कर रही है, रिस्पांस कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद कंपेयर करेंगे अदर ऑडिट एविडेंस के साथ और अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को। तो if any inconsistency is found by the practitioner, discuss with the management and check that the reasonableness and consistency of the management response and compare with the other audit evidence and understanding of the end। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि why मतलब क्यों इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू इंगेजमेंट में। रिव्यू इंगेजमेंट में इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सर्टिफिकेट में भी क्वेश्चन में है आपका। टू इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी में आपको क्या याद रखना है, इंक्वायरी में मैनेजमेंट इंटेंशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ बोलो, मैनेजमेंट इंटेंशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग। इंक्वायरी में इंक्वायरी एविडेंस प्रोवाइड करवाता है मैनेजमेंट के इंटेंशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होता है, सो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या अंडरस्टैंडिंग? पैरा के लिए पास्ट हिस्ट्री, रीजन एंड एबिलिटी। उसके बाद जो आपका इंक्वायरी है वो हेल्प करता है प्रैक्टिशनर को कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करे थ्रू आउट द रिव्यू। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है प्रैक्टिशनर को, उसमें वो हेल्प करता है। हम बोलेंगे प्रैक्टिशनर सेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट एनवायरनमेंट एंड इट इंटरनल कंट्रोल। कैसे एक्सेस करते हैं हम रिस्क ऑफ मेंटल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड द एरर। एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको 4 पॉइंट, पहला अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी, उसके बाद एडिशनल प्रोसीजर और एक कॉरबोरेटिव एविडेंस। कॉरबोरेटिव एविडेंस का मतलब क्या होता है, सपोर्टिव एविडेंस। एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो हेल्प करता है प्रैक्टिशनर को टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, टू आइडेंटिफाई द एसेस करने के लिए क्या रिस्क ऑफ द मेंटल मिसस्टेटमेंट, क्या वो फ्रॉड की वजह से हुआ है कि एरर की वजह से, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड द एरर। और ये हेल्प करता है कि आप इनकन्सिस्टेंसी फाइंड करो, मतलब प्रैक्टिशनर फाइंड करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इट हेल्प टू फाइंड द इनकन्सिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड इज द एडिशनल प्रोसीजर, जो आपका एनालिटिकल प्रोसीजर है वो एक्ट करता है एज एन एडिशनल प्रोसीजर व्हेन इन एनी मैटर, किसी भी मैटर में अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है। वेन इन एनी मैटर ऑडिटर बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद सपोर्टिव एविडेंस या फिर कॉरबोरेटिव एविडेंस। अब जो आपका एनालिटिकल प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करता है सपोर्टिव एविडेंस, प्रोवाइड करता है कॉरबोरेटिव एविडेंस फॉर द इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, जो कि ऑलरेडी पहले कर लिया, विच इज़ ऑलरेडी डन। उसके बाद प्रोसीजर टू एड्रेस द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट
जो है वो आपका गोइंग कंसर्न वाला है। गोइंग कंसर्न में क्या करते हैं, प्रैक्टिशनर चेक करता है कि क्या एंटिटी की एबिलिटी है कि वो कंटिन्यू कर सके गोइंग कंसर्न अजम्पशन को, मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वो कंटिन्यू कर सके। और उसके बाद वो देखते हैं क्या कोई इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करता है जो कि इफेक्ट करता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन को। उसके बाद अगर हाँ तो इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ, और मैनेजमेंट प्लान को क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो मैनेजमेंट का प्लान है वो फेजेबल है और क्या वो इम्प्रूव कर रहा है सिचुएशन को। उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। गोइंग कंसर्न, इसको थोड़ा डिटेल में प्रैक्टिशनर क्या चेक करता है, प्रैक्टिशनर देखता है एंटिटी की एबिलिटी को। प्रैक्टिशनर चेक करता है एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न अजम्पशन, वेदर देयर इज एनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू द इवेंट और कंडीशन दैट मे राइज ए डाउट अपॉन द एंटिटी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इफ येस, अगर हाँ तो वो इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ और चेक करेंगे मैनेजमेंट प्लान को। इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड चेक करेंगे वेदर द मैनेजमेंट प्लान आर फिजिबल और इम्प्रूव द सिचुएशन, और इम्प्रूव कर रहा है सिचुएशन को। इवैल्यूएट करते हैं रिजल्ट को, क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं रिजल्ट को, वेदर द मैनेजमेंट प्रोवाइड, क्या जो मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करती है सफिशिएंट बेसिस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एज पर द गोइंग कंसर्न बेसिस सारे करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया गया है एज पर द गोइंग कंसर्न बेसिस सारे करेक्ट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किया गया है एज पर द गोइंग कंसर्न बेसिस सारे नॉट करेक्ट व्हेन देयर इज अ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या इसमें मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद है एडिशनल प्रोसीजर जो कि प्रैक्टिशनर परफॉर्म करेगा जब उसको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, गलतियाँ हैं। एडिशनल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेगा प्रैक्टिशनर, इसमें आपको देखो क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा प्रैक्टिशनर जब उसको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है। उसके बाद अगर वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा तो वो एडिशनल प्रोसीजर को परफॉर्म करना कंटिन्यू करेगा। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा प्रैक्टिशनर तो वो मॉडिफाइड कंक्लूजन दे देगा, तो वो परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर। एडिशनल प्रोसीजर मतलब इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल टू कंक्लूड दैट, ये कंक्लूड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है, वेदर देयर इज अ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। क्या परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर टू कंक्लूड दैट वेदर देयर इज अ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। उसके बाद इफ नॉट एबल टू कंक्लूड देन प्रैक्टिशनर कंटिन्यू टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर, एंड इफ इट इज नॉट एबल फॉर द प्रैक्टिशनर टू कंटिन्यू देन प्रैक्टिशनर गिव ए मॉडिफाइड ओपिनियन, तो वो क्या दे देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। उसके बाद स्पेशल केस देखिए, अगर स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद प्रैक्टिशनर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला लेकिन उसने अदर प्रोसीजर परफॉर्म किया और उसका क्या मिल गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, तो वो आपका लिमिटेशन ऑफ स्कोप में नहीं आएगा। तो मेरे साथ देखिए, सपोज प्रैक्टिशनर ने परफॉर्म किया, स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म किया बट उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, फिर उसने क्या किया, अदर प्रोसीजर परफॉर्म किया और उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, तो ये लिमिटेशन ऑफ द स्कोप में नहीं आएगा, मतलब मैनेजमेंट ने लिमिटेशन नहीं लगाया प्रैक्टिशनर के स्कोप पे। उसके बाद जो टॉपिक है बच्चों आपका कंक्लूजन, मतलब ये आपका सेम टू सेम ऐसे 705 में जो मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं सेम टू सेम वही है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो ऑडिटर देता है वहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यहाँ पे देगा वो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, क्योंकि ये रिव्यू इंगेजमेंट है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर यहाँ पे क्या देगा, मॉडिफाइड कंक्लूजन देगा। बाकी सेम टू सेम है आपका, जो कि हमने ऐसे 705 में पढ़ा था। सेम चार्ट है कि अगर प्रैक्टिशनर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद जो आपका मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो मैटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो ऑडिटर देगा, मतलब प्रैक्टिशनर देगा क्वालिफाइड कंक्लूजन, और मैटेरियल है परवेसिव है तो वो एडवर्स देगा। उसके बाद अगर उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला ही नहीं ये कंक्लूड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, उस केस में अगर जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मैटेरियल है परवेसिव नहीं है तो वो क्वालिफाइड देगा कंक्लूजन, और मैटेरियल है परवेसिव है तो वो देगा डिस्क्लेमर। बाकी सेम आपका अगर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्योंकि मैनेजमेंट ने इम्पोज किया लिमिटेशन, तो प्रैक्टिशनर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि तुम रिमूव कर दो इस लिमिटेशन को। अगर मैनेजमेंट ने रिमूव कर दिया लिमिटेशन को तो ऑडिटर जो है वो प्रोसीड करेगा, मतलब ऑडिट प्रोसीडियर क्या करेगा, आगे परफॉर्म करेगा। अगर मैनेजमेंट ने रिमूव नहीं किया लिमिटेशन को तो और प्रैक्टिशनर मतलब क्या करेगा, वो TCWG को कम्युनिकेट करेगा और परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीडियर। उसके बाद अगर
उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिशनर की जो रिपोर्ट है वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। रिव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है रिपोर्ट में। मेरे साथ बोलिए, रिव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है रिपोर्ट में कि जो रिव्यू एंगेजमेंट है वो एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू एंगेजमेंट एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यहाँ पे 2 प्रोसीडियर परफॉर्म किया जाता है। 2 प्रोसीडियर परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन सा? इंक्वायरी एंड एनालिटिक का प्रोसीडियर जो है वो परफॉर्म किया जाता है रिव्यू एंगेजमेंट में। और यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, उसको मिलता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। क्या मिलता है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलता है। उसके बाद प्रोसीडियर जो परफॉर्म करता है रिव्यू में वो कम होता है, मतलब लेस होता है ऑडिट से। प्रैक्टिशनर कोई ओपिनियन यहाँ पे नहीं देता, प्रैक्टिशनर कोई भी ओपिनियन यहाँ पे नहीं देता। ये चीज़ें हम बताएंगे प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट में। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिव्यू। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिव्यू किस में? प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट में। आपको यहाँ पे निमोनिक्स याद रखना है। एलपी लेस, एलपी क्या है? लेस है। एलपी क्या है? लेस है। एल का मतलब क्या? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। पी का मतलब प्रोसीडियर, 2 प्रोसीडियर परफॉर्म करते हैं, इंक्वायरी यानी एनालिटिकल प्रोसीडियर। लेस, लेस का मतलब लेस देन द ऑडिट। ये लेस है किससे? ऑडिट से। तो हम बोलेंगे रिव्यू एंगेजमेंट इज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। जो आपका रिव्यू एंगेजमेंट है वो आपका लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। प्रैक्टिशनर परफॉर्म करता है 2 प्रोसीडियर। प्रैक्टिशनर परफॉर्म 2 प्रोसीडियर इन द रिव्यू एंगेजमेंट। क्या क्या? इंक्वायरी यानी एनालिटिकल प्रोसीडियर, ऑब्टेन करता है सफिशिएंट यानी एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करता है। उसके बाद प्रोसीडियर परफॉर्म करता है। प्रोसीडियर परफॉर्म इन रिव्यू एंगेजमेंट आर सब्सिस्टेंटली लेस दैन द ऑडिट। प्रैक्टिशनर जो है वो ऑडिट ओपिनियन नहीं देता है रिव्यू में। प्रैक्टिशनर डज नॉट गिव ए ऑडिट ओपिनियन ऑन ए रिव्यू एंगेजमेंट। प्रैक्टिशनर डज नॉट गिव ए ऑडिट ओपिनियन ऑन ए रिव्यू एंगेजमेंट। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।